हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो आज हमने नया टॉपिक शुरू करना है, वो है आपके पास अध्याय 8 जिसका नाम है चतुर्भुज। और इस पे जो फोकस रहेगा वो समांतर चतुर्भुज पे फोकस रहेगा। तो ये इसका थ्योरी वाला पार्ट है। तो पहले हम जान लेते हैं कि चतुर्भुज क्या होता है। तो आपको सबसे पहले पता है कि त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, जो ये सारी प्रकार की आकृतियां, इनको क्या बोलेंगे आप? इनको बहुभुज बोलेंगे। तो चतुर्भुज भी एक बहुभुज का पार्ट है। चतुर्भुज मतलब जैसे कि नाम से पता चल रहा है आपके पास, चतुर का मतलब चार और भुज मतलब भुजाएं, जिसमें चार भुजाएं हो उसको क्या बोलेंगे आप? चतुर्भुज बोलेंगे। और क्या चार भुजाएं होने से ही चतुर्भुज बन जाता है? तो बिल्कुल नहीं। तो चतुर्भुज क्या होता है? आपके पास चार सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को क्या बोलेंगे आप? चतुर्भुज बोलेंगे। तो आप विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज पढ़ते आ रहे हो, जैसे कि आपके पास वर्ग है, आयत है, फिर आपके पास पतंग है, फिर समलंब है, फिर आपके पास समांतर चतुर्भुज है। ये सारे क्या है? एक चतुर्भुज के प्रकार है आपके पास। तो इनके बारे में आपने बहुत अच्छे से सीख रखा है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं आपके पास जो ये मैंने यहाँ पे एक चतुर्भुज बना रखा है आपके पास। ये आपके पास एक क्या है? आयत है। ये आयत है क्योंकि इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर है और जो सारे कोण है समकोण है। ये वर्ग है। वर्ग में सारी भुजाएं बराबर होती है और आपके पास जो अ, क्या है, जो आपके पास प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री का होगा। और ये आपके पास पतंग मान लो इसको। इसमें ये थोड़ा अच्छे से नहीं बना है मेरे। तो इसमें जो सम्मुख भुजाएं उनके जो जोड़े होते हैं वो क्या होते हैं? समांतर होते हैं। अब ये समांतर क्या है वो भी आपको पता है। ये आपके पास समलंब है। और ये सारे क्या है? आपके पास चतुर्भुज के टाइप है। अब हम बात करेंगे ये वाला, ये आपके पास समांतर, ये आपके पास समांतर चतुर्भुज है। इनकी विशेष प्रकार की विशेषताओं के कारण इनको अलग अलग नाम दिए गए। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये समांतर चतुर्भुज आखिरकार बना कैसे है। यहाँ पे मैंने दो जोड़े ले रखे हैं समांतर भुजाओं के, रेखाओं के। तो एक ये समांतर भुजा है जो ग्रीन से, और एक आपके पास रेड वाला है। तो ये समांतर चतुर्भुज बना कैसे, इसके बारे में हम देख लेते हैं कि ये बना कैसे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इस वाली भुजा की। तो ये अगर मैं यहाँ उठा के, यहाँ से उठा के इधर रख देता हूं, और दूसरी मेरे पास ये वाली भुजा है, मैं इसको भी यहां से उठा के यहाँ ले जाता हूं। तो यहाँ पे जो ये चतुर्भुज बना आपके पास, इसको क्या बोलेंगे आप? इसको बोलेंगे आप क्या? इसको बोलेंगे आप समांतर चतुर्भुज। जो इसके अंदर बना ही आपके पास, इसको क्या बोलेंगे आप? समांतर चतुर्भुज बोलेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा वो कर देता हूं। ये वाला, जो ये वाला एरिया बना आपके पास, ये वाला, ये क्या बना आपके पास? समांतर चतुर्भुज बना। क्यों बना ये समांतर चतुर्भुज? क्योंकि इसमें जो सम्मुख भुजाएं हैं वो क्या है आपस में? सम्मुख भुजाएं क्या है आपस में? समांतर है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ये वाला जोड़ा इसके समांतर है। चलो ये दिख नहीं रहा, मैं ब्लैक कर देता हूँ इसको। तो ये वाला जोड़ा है भुजाओं का, वो समांतर है। और ये आपस में समांतर है। तो इस तरह आपके पास क्या बना? समांतर चतुर्भुज बना। समांतर चतुर्भुज की बहुत सारी विशेषताएं होती है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। परंतु आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, इंफॉर्मेटिव लगती है, तो फीडबैक के तौर पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और अगर कोई भी डाउट रहता है तो वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, फिर हम उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो आगे बढ़ेंगे। अब हम यहाँ पे मैंने जैसे कि बताया आपको कि हम किस पे फोकस करने वाले हैं, समांतर चतुर्भुज पे फोकस करने वाले हैं। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। ये 8th क्लास में भी सीखा था आपने, तो उसी को रिकैप भी हो जाएगा। और यहाँ पे ये प्रमेय के रूप में आपको दिया है। तो पहला प्रमेय आपके पास क्या है कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है।
ये देख लो आपके पास ये जो चतुर्भुज है, यहाँ पे मैं अलग से आकृति बना देता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। तो यहाँ पे मैं एक आकृति बना रहा हूँ, जस्ट वेट। यहाँ पे ये आकृति बन गई लगभग। ये एक आकृति बनाई मैंने। ये जो समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है आपके पास ए बी सी डी। जो इसका विकर्ण है, ये नाम दे दो इसको, डी है, ये ए है और ये सी है। इसका एक विकर्ण लिया है इसने, ए सी। और ये बोल रखा है कि जो ये विकर्ण है इसको दो बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। तो हमने पिछले अध्याय में सर्वांग समता के बारे में पढ़ा था, और हमने वहां पे देखा था कि सर्वांग सम आकृतियों को कैसे प्रूव किया जाता है, कि कोई आकृति सर्वांग सम है कि नहीं। तो आपको पता चल रहा है ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है रचना द्वारा, और ये कॉमन भुजा है ये वाली। तो ये सर्वांग सम हो गया। तो ये विकर्ण क्या कर रहा है, यहाँ से पता चला आपको कि विकर्ण क्या करेगा, किसी भी समांतर चतुर्भुज को दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करेगा। आई होप कि ये समझ आया होगा आपको। इसको याद रखना आपने कि विकर्ण क्या करता है, उस चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में विभाजित करता है जो आपस में क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। किसी एक विकर्ण की बात करेंगे जब हम, तो दो त्रिभुज बनेंगे आपके पास। अगर तो आप दूसरे विकर्ण की बात करें तब तो ज्यादा बनेंगे, परंतु यहाँ पे सिर्फ एक विकर्ण की बात हो रही है। कोई सा भी विकर्ण इसको सर्वांग सम कर देगा। तो यानी कि आपके पास जो त्रिभुज ए डी सी है वो सर्वांग सम हो जाएगा किसके, त्रिभुज ए बी सी के। कौन कर रहा है इसको ऐसा, इसको कर रहा है विकर्ण ए सी। तो चलो आगे मूव करेंगे थोड़ा सा। तो थोड़ा सा आगे मूव करने पे प्रमेय 8.2 है, एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो हमने रचना में भी देखा था, मैंने शुरू वाले पेज पे आपको करवाया था। वहां भी देखा था हमने कि जो सम्मुख भुजाएं हैं वो आपस में क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि आपके पास जो एडी भुजा है वो किसके बराबर हो जाएगी, बीसी भुजा के बराबर हो जाएगी। ये याद रखना आपने, ये क्योंकि क्वेश्चन में ये यूज होने वाली है सारी बातें। और ए बी भुजा किसके बराबर है यहाँ पे, डी सी भुजा के बराबर है। तो यहाँ से ये इस प्रमेय से ये निष्कर्ष निकला आपके पास कि समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख भुजाएं होती है वो क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो मूव करेंगे थोड़ा सा आगे। अगला है आपके पास, यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो बिल्कुल ये रचना में भी देखा था हमने, और पिछले प्रमेय में भी हमने देखा कि अगर ये भुजाएं सम्मुख भुजाएं समांतर होती है या बराबर होती है, समांतर भी होती है और साथ में बराबर भी होती है, तो आपके पास बराबर भी होती है और समांतर भी होती है, तो विकर्ण जो ये चतुर्भुज होगा वो क्या होगा आपके पास, तो वो एक क्या होगा आपके पास, एक समांतर चतुर्भुज होगा। जब ए डी किसके बराबर हो जाएगा, बी सी भुजा के बराबर, और ए बी भुजा किसके बराबर हो जाएगा, डी सी भुजा के बराबर। तो आप क्या बोलोगे इस आधार पे, जो ए बी सी डी चतुर्भुज है, ए बी सी डी चतुर्भुज क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। क्या होगा ये, एक समांतर चतुर्भुज होगा ये आपके पास एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो यहाँ से ये पता चला। थोड़ा सा और आगे मूव करेंगे और कंसेप्ट को सीखने का प्रयास करते हैं। अगला है आपके पास, एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होता है। पहले तो इसको नाम दे दो ए बी सी और डी। तो यहाँ पे जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। ए का सम्मुख कोण कौन सा है, सी, और डी का सम्मुख कोण कौन सा हुआ, डी का सम्मुख कोण आपके पास पी हुआ। तो ये क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि कोण ए किसके बराबर होगा, कोण सी के, और कोण डी किसके बराबर हो जाएगा, कोण बी के। अगर मान लो ये ए कोण 70 डिग्री है तो सी कोण भी कितना होगा आपके पास, 70 डिग्री होगा। और साथ में आपने याद रखना कि संगत कोणों का योगफल इनमें 180 डिग्री होता है। यानी कि ए और बी का मिला के 180 होगा और ए और डी का मिला के भी 180 होगा। तो ये भी ध्यान में रखना आपने।
तो ये निष्कर्ष निकला यहाँ इस प्रमेय से कि समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण है वो क्या होते हैं आपके पास, बराबर होते हैं। थोड़ा सा और आगे मूव करेंगे। यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। तो ये हमने अभी देख लिया कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होता है। तो अब इसने उल्टा दे दिया कि यदि सम्मुख कोण बराबर है तो वो समांतर होगा, तो बिल्कुल होगा। ए अगर सी के बराबर है और डी अगर आपके पास बी के बराबर है, अगर ऐसा है, दो में से एक चीज दी हो, या तो भुजाएं बराबर दिए आमने सामने की, या फिर आपके पास सम्मुख कोण दिए हो, तो आप समझ जाना कि वो क्या है, आपके पास समांतर चतुर्भुज है। तो यानी कि ए कोण किसके बराबर है, कोण सी के, और कोण डी किसके बराबर है, कोण बी के। तो इस आधार पे आप क्या बोलोगे कि जो ए बी सी डी है एक क्या है, समांतर, ये आपके पास क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो मुझे उम्मीद है ये समझ आया होगा आपको। थोड़ा सा और आगे मूव करेंगे, इसके कंसेप्ट को लिखेंगे। आपने अपनी रफ नोटबुक पर या फिर नोटबुक पे जहाँ भी आप कर रहे हो, तो आपने बहुत अच्छे से नोट करनी है सारी बातें और बार बार रिवाइज करना है। ये समांतर चतुर्भुज की जो सारी बातें हैं तभी आपको समझ आएगी जब आपको थ्योरी वाला पोर्शन बहुत अच्छे से समझ आएगा, और इसी थ्योरी से आपके एमसीक्यू बनेंगे। तो आपने सारे एमसीक्यू भी तैयार कर लेने इस आधार पे, और जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो हम वहाँ पे एक एमसीक्यू की सीरीज चलाएंगे। तो अगला प्रमेय आपके पास 8.6। इसको करने से पहले मैं अगर ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप बार बार अभ्यास करोगे तभी संभव होगा, तो बार बार अभ्यास जरूर करें। आप रफ नोटबुक साथ में रखे, लिख लिख के देखे, फिर कंसेप्ट को अपने माइंड में रिवाइज करते रहे बार बार कि समांतर चतुर्भुज की क्या क्या विशेषताएं। एक्चुअल में ये जो प्रमेय नहीं है, ये सारे क्या है, समांतर चतुर्भुज के कंसेप्ट है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और फीडबैक के तौर पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते, तो इसके विकर्ण है कौन कौन से, इसमें आपके पास दो विकर्ण है। कौन से, एक AC विकर्ण है और दूसरा DB है। जब ये प्रतिच्छेद होंगे मतलब कटेंगे ही आपस में, तो क्या होंगे, ये समद्विभाजित होंगे। यानी कि अगर ये O है आपके पास, तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, और जब DB विभाजित होगा तो ये वाला इसके बराबर होगा। यानी कि बोलने का मतलब क्या है कि जो OA है वो किसके बराबर हो जाएगा, OC के बराबर, और OD किसके बराबर हो जाएगा, OB के बराबर हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट को आपने ध्यान में रखना है कि जब समांतर चतुर्भुज के विकर्ण प्रतिच्छेद करते हैं तो वो क्या होते हैं, समद्विभाजित होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, है आपके पास 8.7 प्रमेय। इसके अनुसार क्या है आपके पास, इसके अनुसार एक यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करे तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो ये दोनों वाइस वर्सा है, आपके पास कंप्लीमेंट्री है दोनों स्टेटमेंट 8.6 और 8.7 एक दूसरे की। अगर ये आपको ऑलरेडी दे रखा है, क्या OA किसके बराबर दिया है, OC के, और OD किसके बराबर दिया है, OB के बराबर दिया है ऑलरेडी, तो ये क्या होगा, ABCD एक समांतर चतुर्भुज होगा आपके पास, समांतर चतुर्भुज होगा आपके पास। तो ये आपके पास क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। तो नेक्स्ट जो आपका कंसेप्ट है उसको देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास मध्य बिंदु प्रमेय, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक प्रश्नावली है इस मध्य बिंदु प्रमेय के आधार पे, कि मध्य बिंदु प्रमेय क्या है। किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। यानी कि AB का मध्य बिंदु क्या है आपके पास, E है, और AC का मध्य बिंदु क्या है आपके पास, F है। तो इनको मिलाने वाला जो ये रेखाखंड है, ये EF जो है वो किसके समांतर होगा, BC के समांतर होगा। तो इस प्रमेय में ये आपके पास, यानी कि बिंदु E क्या है आपके पास,
बिंदु ई ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। और आपके पास बिंदु बिंदु एफ क्या है आपके पास, ए सी का मध्य बिंदु है। ये ए सी का क्या है आपके पास, मध्य बिंदु है। तब अगर ऐसा है आपके पास, तो आपके पास ई एफ जो इनको मिलाने वाला रेखाखंड है, इन मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, वो इसके समांतर हो जाएगा आपके पास। मुझे उम्मीद है ये समझ आया होगा आपको। इसका एप्लीकेशन पार्ट हम जब एक्सरसाइज करेंगे तब देखेंगे। तो मूव करेंगे थोड़ा सा आगे, इसका वाइस वर्सा जो ये बहुत सारे प्रमेय है, तो इसका उल्टा अब यहाँ पे बोला है कि प्रमेय 8.9 में देखो जरा, इसमें क्या है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यानी कि आपके पास ये पहले बोल रखा है कि ए बी का अगर मध्य बिंदु आपके पास एफ है, और इस भुजा के यहाँ मध्य बिंदु से एक रेखाखंड खींचते हो आप, किसके समांतर, बी सी के, तो ये तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करता है। यानी कि आपको ऑलरेडी दिया क्या है, दिया क्या है आपको, मैं यहाँ लिख रहा हूँ पॉइंट्स में, कि जो एफ है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, बिंदु बिंदु एफ ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। और दूसरे नंबर पर आपको क्या दिया है कि जो ई एफ है वो किसके समांतर है, वो बी सी के समांतर है। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलेगा कि जो बिंदु ई है, अच्छा ये बिंदु ई है, यहाँ पे ये बिंदु ई है, ये वाला ये बिंदु ई है। तो बिंदु जो एफ होगा वो क्या करेगा, ए सी को क्या करेगा, समद्विभाजित समद्विभाजित करेगा। मुझे उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ आई होगी। बार बार अभ्यास जरूर करें आप, रफ कॉपी साथ में रखें, और उस रफ कॉपी पे आपने क्या करना है, ये सारे कंसेप्ट को लिखना है, फिर इसके नोट्स बनाने हैं आपने बहुत अच्छे से, और रिवाइज करना है, दिमाग में बिठाना है। फिर इसके आधार पे सारे एमसीक्यू भी बनेंगे इस अध्याय के जो होंगे, और आपकी प्रश्नावली भी हल होगी। तो आपने बार बार अभ्यास जरूर करना है। कोई भी दिक्कत परेशानी आपको आती है, कोई भी कंसेप्ट आपको समझ नहीं आता है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, फिर हम उसका समाधान ढूंढेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये जो चैनल है आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगा, क्योंकि इसमें हम एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स 6 क्लास से 12th क्लास तक कवर करेंगे। तो जो भी एस्पिरेंट है, जो भी विद्यार्थी है, वो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो यहाँ से आपका जो मैथमेटिक्स है वो कवर हो जाएगा। चाहे वो टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन है, चाहे टेट है, तो उसमें जो 6ठी क्लास से लेकर +2 क्लास तक जो आपका मैथमेटिक्स है एनसीईआरटी का, वो यहाँ पे कवर होगा। और ये जो वीडियोज रहेगा ये कंसेप्ट से भरपूर रहेगा, तो आप इस पे ज़रूर फोकस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।